हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर आज की क्लास में जो पर्टिकुलर टॉपिक होगा अपना, वो होगा विलोपन विधि, जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का एक प्रकार का बीजगणितीय हल है। इसके पहले हमने प्रतिस्थापन विधि के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो आज की क्लास में जो मेन मोटिव होगा अपना, ये होगा कि विलोपन विधि को कैसे सीखा जाए। ठीक है, तो विलोपन विधि के बारे में डिस्कस करेंगे और डिस्कशन जो होगा अपना, वो पहले एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं और उसके तर्ज पे हम समझते हैं कि जनरली विलोपन विधि क्या होता है। ठीक है, तो चलिए लेते हैं आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 11। और एग्जाम्पल नंबर 11 को आप ध्यान से पढ़िए। और क्या कह रहा है? उदाहरण नंबर 11 कह रहा है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2,000 रुपए बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो व्यक्तियों में हमको उनकी आय का अनुपात तथा उनकी व्यय का अनुपात पता है। उनके खर्चों, खर्चों मतलब व्यय ही बोल लीजिए आप। ठीक है, खर्च मतलब व्यय। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रश्न के अकॉर्डिंग मान लेते हैं, माना माना व्यक्तियों की आय व्यक्तियों की आय क्रमशः क्रमशः 9x तथा 7x, क्योंकि अनुपात कितना था, 9:7 था, इसलिए हमने 9x तथा 7x तथा उनके खर्च या व्यय तथा उनके खर्च 4:3 है। तो यहाँ पर 4y तथा 3y है तथा 3y है। प्रश्नानुसार अगर हम बात करें, प्रश्नानुसार तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है आपसे कि प्रत्येक व्यक्ति महीने का 2,000 रुपए बचा लेता है। एक बात बताइए कि जो पहला व्यक्ति है वो कमाता कितना है, तो आप कहेंगे 9x। ठीक है, और बचाता कितना, खर्च कितना करता है, तो आप कहेंगे 4y। तो अगर हम आय में से खर्च माइनस करें तो उसकी सेविंग होगी और बचत कितनी हो रही है, 2,000। तो हम कह सकते हैं कि 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू कितना, आप कहेंगे 2,000। ये आपका बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी हिसाब से दूसरे व्यक्ति की अगर टर्म में हम बात करें तो दूसरा व्यक्ति जो है वो 7x रुपए कमाता है और खर्च कितना करता है, आप कहेंगे 3y। खर्च कितना करता है, 3y। तो ओवरऑल उसकी बचत भी कितनी होती है, तो आप कहेंगे 2,000। तो ये दोनों इक्वेशंस आपस में क्या है, जनरेट हो गए। अभी हमको लगाना क्या है, विलोपन विधि। क्या लगाना है, आप कहेंगे विलोपन विधि। तो ध्यान दीजिए, विलोपन विधि जब आप लगाते हैं तो विलोपन विधि में हमको सीखना क्या है, आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर दो प्रकार के वेरिएबल्स हैं, एक तो आपका यक्स हो गया और दूसरा आपका वाई हो गया। यहाँ पर हमको किसी भी वेरिएबल्स का एक कोफिशिएंट सेम करना है और सेम करने का प्रोसेस क्या है मैंने आपको बताया है। ठीक है, और नहीं बताया है तो समझिए। अगर यहाँ पर मान लीजिए आपको यक्स का गुणांक या वाई का गुणांक एक बराबर करना है। मान लीजिए मैं वाई का गुणांक करना चाहता हूं बराबर, तो समीकरण एक में, अगर हम समीकरण एक और समीकरण दो में वाई के गुणांक की बात करें तो समीकरण एक में वाई का गुणांक कितना है, आप कहेंगे 4। और समीकरण दो में वाई का गुणांक कितना है, आप कहेंगे 3। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस साइन को मैं नहीं ले रहा हूं। क्यों नहीं ले रहा हूं, अभी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, और अगर मैं पूछूं 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो आप कहेंगे 12। ठीक है, आप क्या कहेंगे, 12। अगर मैं कहूं कि 4 को मुझे 12 बनाना है तो आप कहेंगे 3 से गुणा लगाइए, और 3 को अगर 12 बनाना है तो आप कहेंगे 4 से गुणा लगाइए। ठीक है, इसका मतलब समीकरण एक में आपको गुणा करना है किससे, 3 से, और समीकरण दो में आपको गुणा करना है किससे, 4 से। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हमने यहाँ पर निगेटिव साइन छोड़ा था वो किस लिए छोड़ा था, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बात और सीखनी है। और क्या सीखनी है कि जब भी इक्वेशंस में आप वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को बराबर कर लें, उस कंडीशन में अगर आपका साइन सेम होगा,
कैसा होगा, सेम साइन होगा, तो इक्वेशंस जो होंगे आपस में क्या होंगे, घटेंगे। इक्वेशंस आपस में क्या होंगे, घटेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप समझ लीजिए कि इन्हीं से आपका ना पूरा प्रश्न लगना है। और अगर साइन आपस में अपोजिट होगा, क्या होगा, अपोजिट होगा, तो उस कंडीशन में आपका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि इक्वेशन आपस में जोड़ेंगे हम, ठीक है, तो जोड़ेंगे। तो समझिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, विलोपन विधि लगाएंगे, और विलोपन विधि में हम क्या करेंगे, y के कोफिशिएंट को बराबर कर रहा हूं, और y का कोफिशिएंट कैसे बराबर होगा, आप देखिए, आप कहेंगे समीकरण एक में किससे, तीन से तथा समीकरण समीकरण दो में, तो समीकरण दो में गुणा लगा रहा हूं किससे, चार से गुणा करने पर चलिए गुणा लगा लीजिए। ये बातें मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। ये बात केवल आपको समझाने के लिए लिखा था कि कैसे आप कोफिशिएंट को बराबर करेंगे। हालांकि एक दो प्रश्न करेंगे, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो समीकरण एक में 3 से गुणा लगाइए, तो 3 नवा 27x और 3 चौके 12y, ठीक है, और 3 दूनी 6000। ऐसे ही समीकरण दो में आपने कहा 4 से गुणा लगाएंगे, तो 4 सते 28x, 4 तिया 12y और इज इक्वल्स टू 4 दूनी 8000, ठीक है। जब इतना हो जाए तो ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर क्या कहा था, y के कोफिशिएंट को बराबर कर रहा हूँ, और देखिए y का कोफिशिएंट बराबर हो गया क्या, आप कहेंगे बिल्कुल। और अगर मैं पूछूं कि y का साइन यहाँ पर कितना, आप कहेंगे निगेटिव, और यहाँ पर कितना, आप कहेंगे निगेटिव। तो अभी यही बात तो मैं आपको बताया कि अगर साइन आपका होगा सेम, क्या होगा, अगर साइन आपका सेम होगा तो इक्वेशंस आपस में क्या होंगे, आप कहेंगे घटेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। और आप जानते हैं कि जब भी आप समीकरण को आपस में घटाएंगे तो साइन आपका चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव है निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है ये आपका निगेटिव हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर अगर आप कहें तो -12 और +12 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलिए हाँ कि नहीं। और 28x का साइन निगेटिव और 27x का साइन पॉजिटिव, और आप जानते हैं कि अपोजिट साइन हमेशा आपस में घटते हैं, तो 28 में से 27 घटा 1x, और चूंकि 28 बड़ा है इसलिए आपका निगेटिव साइन लगेगा, और 8000 में से 6000 यहाँ भी निगेटिव पॉजिटिव है, तो आप कहेंगे 2000 माइनस का, ठीक है, माइनस का 2000। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यक्स की जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी वो कितना हो गया, 2000। अभी यक्स बराबर 2000 आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण एक में y बराबर मिला है कि यक्स बराबर मिला है, ठीक है। तो आप लिखेंगे समीकरण एक में यक्स बराबर 2000 रखने पर, चलिए यक्स की वैल्यू 2000 रख दीजिए। तो समीकरण एक आपका है कितना, आप कहेंगे 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000। तो 9x, x की जगह कितना पुट करेंगे आप, 2000 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000, ठीक है। और 9 दूनी 18000 माइनस 4y बराबर कितना, 2000। प्लस 18000 का साइड चेंज कर दीजिए, तो आपका बचेगा -4y इज इक्वल्स टू 2000 माइनस 18000। और जानते हैं -4y इज इक्वल्स टू 18000 में 2000 घटेगा, आप कहेंगे 16000 निगेटिव साइन के साथ, क्योंकि 18000 आपका बड़ा था, साइन बड़ा था, इसलिए निगेटिव साइन लगा, ठीक है। निगेटिव से आपका निगेटिव कैंसिल होगा, तो y इज इक्वल्स टू आपका हो गया कितना, 16000 बटे कितना, 4, और आप जानते हैं 4 चौके 16, यानी y की जो वैल्यू निकल के आई वो कितना हो गया, 4000। y बराबर कितना निकल के आया, 4000। प्रश्न में हमसे क्या पूछा था,
तो उनकी मासिक आय क्या होगी? आपने मासिक आय माना है, व्यक्ति की मासिक आय आपने माना है 9x तथा 7x, ठीक है। अतः हम लिखेंगे, अतः प्रथम व्यक्ति की मासिक आय आपने माना है कितना? 9x। तो 9x इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाइड बाई यक्स की वैल्यू कितना है? 2000। तो 9 दूनी, यानी पहला व्यक्ति जो है वो आपका 18,000 रुपए मंथली कमाता है, तथा दूसरे व्यक्ति की मासिक आय, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय और दूसरे व्यक्ति की मासिक आय की बात करें तो दूसरे व्यक्ति की मासिक आय आपने माना है 7x। तो 7 मल्टीप्लाइड बाई यक्स की वैल्यू कितना है? 2000। तो 7 दूनी 14,000, ठीक है। यानी पहला व्यक्ति आपका 18,000 और दूसरा व्यक्ति कमाता है कितना? 14,000, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि पहला एग्जाम्पल नंबर 11 आपको समझ में आया होगा। चलते हैं, लेते हैं आज का दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न समझिए। एग्जाम्पल नंबर 12 है, आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि उदाहरण नंबर 12, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमको यहाँ पर यक्ष और वाई के जो भी संभव हल हैं वो अपने को कैलकुलेट करके बताना है, और किस विधि का प्रयोग करके बताना है? तो आप कहेंगे विलोपन विधि। तो यहाँ पर समझिएगा, आपको दो इक्वेशन दिया गया है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8 और 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 7। अगर मैं, देखिए यहाँ पर ना कोफिशिएंट फिर बराबर करूंगा, और किसका बराबर करूंगा? इस बार भी y का कोफिशिएंट बराबर करूंगा। अगर मैं पूछूं, देखिए y ना आपका दो इक्वेशन में है, अगर मैं पूछूं पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना, तो आप कहेंगे 3 है, और दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना, आप कहेंगे 6। मैं आपसे अगर पूछूं कि 3 और 6 का एलसीएम कितना, तो आप कहेंगे 6। अभी ध्यान दीजिए, 3 को मुझे बनाना है 6, तो आप कहेंगे 2 से गुणा लगा दीजिए, और 6 को मुझे बनाना है 6, आप कहेंगे 1 से गुणा लगा दीजिए, अर्थात सेम रहने दीजिए, ठीक है। तो कहूंगा क्या कि समीकरण 1 में मैं गुणा लगाऊंगा किससे? 2 से, और समीकरण 2 में गुणा लगाऊंगा 1 से, ठीक है। तो 1 से गुणा लगाएं या ना लगाएं, कोई इम्पैक्ट आपका नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, अच्छा घटा क्यों रहा हूं ये बात मैं आपको आगे बता रहा हूं, ठीक है। तो पहले आप समीकरण 2 में गुणा लगाइए, समीकरण 1 में 2 से गुणा लगाइए, तो 2 से गुणा लगाएंगे 2 दूनी 4x, और 2 तिया 6y, और 2 अठे 16। इसी तरीके से 2 को हम क्या करेंगे? घटाएंगे, कैसे? ये हो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर कितना? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। और ध्यान दीजिए, जब आप घटाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जब आप घटाएंगे तो ये आपका निगेटिव, ये आपका निगेटिव, और ये आपका निगेटिव। और ध्यान दीजिए, घटा क्यों रहा हूँ? घटा इसलिए रहा हूँ क्योंकि देखिए y का कोफिशिएंट हमने बराबर किया था किसका? y का कोफिशिएंट बराबर किया था, और y सेम साइन के साथ है, और सेम साइन जब भी होगा तो आपने कहा इस कंडीशन में आप समीकरण को क्या करेंगे? घटाएंगे। और घटाएंगे तो ध्यान से देखिए, 4x से आपका 4x कैंसिल हो जाएगा, और 6y से 6y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका बचेगा केवल और केवल 2, यानी वेरिएबल्स का आप मान ही नहीं निकाल पाएंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है समझिएगा, यहाँ पर अगर मैं 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8 को -8 इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन फर्स्ट, और 4x प्लस 6y -7 इज इक्वल्स टू 0 को समीकरण 2 कह दूं, तो a1 बाई a2 का मान आप बताइए क्या 2/4 होगा? और 2/4 को आप 1/2 कह सकते हैं क्या? इसी तरीके से अगर मैं b1 बाई b2 की बात करूं,
b1/b2 आपका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3/6, और 3/6 को भी आप 1/2 कह सकते हैं। और C1/C2 की मैं अगर बात करूं तो C1/C2 आप कहेंगे -8/-7, यानी माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। और गौर से देखिए तो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और डज नॉट इज इक्वल्स टू बराबर है C1/C2 के। क्या ये लाइन आपको याद आ रही है? मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। आप कहेंगे बिल्कुल, ये लाइन आपको मैं कहाँ पढ़ाया था? तो जब आपको किसी भी रेखा का समीकरण कब अनंत हल होगा, कब अद्वितीय हल होगा, और कब एक भी हल नहीं होगा, आपको कंडीशन याद करिए। तो इस कंडीशन में मैंने आपको सिखाया था कि रेखाएं परस्पर क्या होंगी, समांतर होंगी। और जब भी रेखा समांतर होगी तो आप ऐसे समीकरणों का कोई भी हल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं क्या, यानी आप कह सकते हैं कि चूंकि समीकरण 1 व समीकरण दो परस्पर परस्पर समांतर रेखा को निरूपित करते हैं, समांतर रेखा को निरूपित करते हैं। अतः चर x तथा y के मान ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं, ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी, और जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो इनका कोई भी हल निकाल पाना आपके लिए संभव नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं, लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। और एग्जाम्पल नंबर 13 ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं आपको ये भी बतानी है। ठीक है, तो समझिएगा, दो अंकों की एक संख्या। अच्छा, आप जानते हैं कि कोई भी 2 अंकीय संख्या, जैसे मैं मान लेता हूं 13, तो 13 में 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं? आप कहेंगे एक इकाई की संख्या और दूसरी दहाई की संख्या है। तो अपने को यहाँ इकाई और दहाई नहीं पता है, इसलिए हम कह देंगे कि माना 2 अंकीय संख्या का 2 अंकीय संख्या का इकाई का अंक, या ऐसा कह लीजिए, पहले दहाई कह लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, दहाई का अंक यक्स तथा इकाई का अंक बराबर वाई है। ठीक है, इकाई आपका यक्स, दहाई आपका यक्स है और इकाई कितना है? वाई है। अच्छा, एक चीज समझिए कि जैसे आपको किसी संख्या का इकाई पता हो, मान लेता हूं कि एक संख्या का इकाई आपको पता है, इकाई पता है कितना? 5। ठीक है, और उस संख्या का आपको दहाई पता है 8, दहाई पता है 8। अगर मैं पूछूं संख्या क्या होगा, तो संख्या जनरली क्या होता है? 10 गुणे दहाई का अंक और प्लस इकाई का अंक ना, यही तो फार्मूला होता है 2 अंकीय संख्या का। तो 10 गुना दहाई का अंक कितना? 8, और इकाई का अंक कितना? 5। और आप जानते हैं 10 का गुना 8 बार तो 80, और 80 में 5 जोड़ेंगे 85। तो देखिए इकाई 5 है, दहाई कितना है? 8 है। वैसे ही अतः हम कह सकते हैं कि जो ऐसी संख्या जिसका दहाई आपने यक्स माना है और इकाई आपने वाई माना है, तो संख्या हो जाएगी कितना? संख्या आपकी हो जाएगी 10 गुना
दहाई का अंक, दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, इकाई का अंक, और दहाई का आपने अंक माना है कितना यक्स, तो 10 गुना यक्स प्लस इकाई कितना वाई। ठीक है, तो दो अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अभी ध्यान से देखिएगा कि जो हमने संख्या को अज्यूम किया है वो संख्या अपनी कितनी है, यक्स वाई। ठीक है, और अगर इनके अंकों को आप पलट देंगे, यानी जो दहाई था उसको इकाई कर देंगे, जो इकाई है उसको दहाई कर देंगे, तो संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 10 वाई एक्स। ठीक है, यानी इकाई आपकी वाई, दहाई आपका वाई और इकाई आपका कितना हो जाएगा, यक्स। ठीक है, कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त बनी संख्या का योग 66 है। अच्छा, अगर हम कहें कि अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर, पलटने पर प्राप्त नई संख्या, प्राप्त नई संख्या, नई संख्या जो आपकी होगी वो हो जाएगा 10 गुना, ध्यान दीजिए अभी आपका दहाई हो गया है वाई, तो 10 गुना दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जब आप दो अंकीय संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग करते हैं तो आपका आता है कितना, 66। यानी प्रथम शर्त आपका दिया है, प्रथम शर्त से। तो पहला शर्त क्या है, पहला शर्त आपको दिया है कि संख्या तथा संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या 10 वाई प्लस यक्स का योग आपका है कितना, 66। इसी को आप क्या करिए, इसी को आप और सिंपल फॉर्म में लिख लीजिए। जैसे 10 यक्स में आपका एक यक्स जुड़ेगा कितना, आप कहेंगे 11 यक्स। एक वाई में 10 वाई जुड़ेगा कितना, 11 वाई। और ये वैल्यू ओवरऑल बराबर होगी किसके, 66 के। 11 कॉमन कर लीजिए, तो 11 कॉमन करेंगे तो आपका बचेगा यक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 66। यानी यक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 66/11, और 11 छके 66, यानी यक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू आपका बना 6। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, संख्या के अंकों का अंतर कितना हो, 2 हो, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो आपकी संख्या थी वो यक्स और वाई थी, और यहाँ पर अंक जो यूज हुए हैं वो आपका एक अंक यक्स यूज हुआ है और दूसरा वाई यूज हुआ है। ठीक है, तो संख्या के अंकों का अंतर 2 है, इसका मतलब चाहे आप यक्स में से वाई माइनस करिए चाहे वाई में से यक्स माइनस करिए, ये बात की बात होगी। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या कहता हूं कि यक्स माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 है। द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से, और दूसरा शर्त क्या है आपका कि संख्या के अंकों का अंतर कितना है बताइए, 2 है। तो यक्स माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 2, और ये आपका बन गया समीकरण नंबर कितना, 2। तो ध्यान दीजिए, समीकरण एक आपका है यक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, और समीकरण 2 आपका है यक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, और आप बहुत ध्यान से दोनों समीकरणों को देखेंगे तो यहाँ पर y का गुणांक कितना आप कहेंगे 1, और यहाँ पर y का गुणांक कितना आप कहेंगे 1। लेकिन अगर गुणांकों का चिन्ह देखूं तो गुणांक यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर आपका क्या है, निगेटिव है। और चूंकि यहाँ पर गुणांक आपस में बराबर है, इसलिए आपको किसी भी इक्वेशन में किसी भी टर्म से गुणा करने की जरूरत नहीं है। और मैंने आपको बताया कि अगर गुणांक अपोजिट साइन के साथ हो तो आप दोनों समीकरणों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को, समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। और जब समीकरण 1 आप देखेंगे, समीकरण 1 आपका है यक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, यक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, और समीकरण 2 आपका है यक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। और जब आप जोड़ेंगे तो साइन चेंज तो होगा नहीं, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट हुआ, और यक्स यक्स कितना हो गया, 2 यक्स बराबर 6 2 8।
और यक्स बराबर आप कहेंगे 8/2, यानी 2 चौके 8, यानी यक्स की जो फाइनल वैल्यू निकल के आई वो कितनी आ गई, 4। अभी यही यक्स बराबर 4 आप क्या करेंगे, समीकरण 2 में पुट कर देंगे। लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 4, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में आप यक्स बराबर कितना रख दीजिए, 4 रख दीजिए। तो यक्स की वैल्यू रखेंगे 4 माइनस वाई बराबर कितना, 2। तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 प्लस 4 का साइड चेंज -4, यानी माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, माइनस वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा और वाई इज इक्वल्स टू फाइनली आपका मिला कितना, 2। ठीक है। अतः जो संख्या होगी हमारी, अतः अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या बराबर, देखिए आपने संख्या कहा था 10x प्लस वाई, संख्या क्या हमने माना था, संख्या हमने माना था 10x प्लस वाई। और यहाँ पर ध्यान दीजिए संख्या आपकी 10 है और यक्स की वैल्यू आपने निकाला कितना, 4, और वाई की वैल्यू आपने निकाला कितना, 2, और 10 चौके 40 और 40 2 आप कहेंगे 42। ठीक है, 40 2 42। एक चीज समझिए, यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न आपसे और पूछा है, कह रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं, आपको ये भी बताना है। ठीक है। अच्छा, मैं देख लेता हूं कि क्या समीकरण जो कह रहा है प्रश्न उसके अकॉर्डिंग सही बात कह रहा है क्या। तो ध्यान दीजिए, अगर 42 मैं लिखूं और 42 का उल्टा लिखूं तो 42 को पलटने पर प्राप्त संख्या कितना होगा, 24, और दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो आप जानते हैं 66 मिलेगा। यानी पहला जो शर्त था वो आपका वेरीफाई करता है, पहला कंडीशन आपका फुलफिल होता है। और दूसरा कंडीशन क्या कहा है, दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि अंकों का अंतर कितना हो। तो आपने कहा अंकों का अंतर 2 हो, तो 4 में से 2 घटाएंगे कितना, 2। ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि अगर संख्या 24 होती, संख्या आपकी कितनी होती, 24, तो 24 का उल्टा कितना, 42। तो ध्यान दीजिए, तो 24 का अगर उल्टा आप 42 करेंगे तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 24 और 42 का योग कितना होगा, 66 होगा। और अब भी संख्या के अंकों का अंतर यानी 4 और 2 का अंतर कितना निकल के आ रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर भी 2 आ रहा है। ठीक है, यानी ऐसी संभव संख्याएं मैं लिख सकता हूं, ये बात समझिएगा। ठीक है, अभीष्ट संख्या 42 होगी, लिखेंगे ऐसी संभव संख्या, ऐसी कुल दो संख्याएं, दो कुल दो संख्याएं, दो संख्याएं संभव है, संभव हैं, जो कि एक तो 42 आपने कहा ही, तथा 24, दूसरी आप कह दीजिए 24, इसका उल्टा। ठीक है, 24 होंगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए अगर आपको लिखना है तो आप जैसे निकालना है तो यहाँ पर समीकरण 2 को y माइनस एक्स कर दीजिएगा, आपका दूसरा नंबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हालांकि उतना करने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही करिए, ये आपके लिए सफिशियंट है, कंप्लीट मार्क्स आपको ये इतना देगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको यहाँ तक समझ में आई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न आपका स्टार्ट होगा प्रश्नावली 3.4 से, और 3.4 का पहला प्रश्न हम देखते हैं क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न आपसे कह रहा है मेरे भाई कि निम्न समीकरणों की युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले इक्वेशन को मैं आपका विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से बता दे रहा हूँ। और ध्यान दीजिए कि इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि आप खुद से ट्राई करिएगा, मैं पहले में कंप्लीट कर दे रहा हूँ। बाकी मैं यहाँ पर आपको विलोपन विधि बताऊंगा और ये सोच के बताऊंगा कि आप प्रतिस्थापन विधि खुद से लगाएंगे। जहां पर फंसेंगे वो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए,
यहाँ पर आपका इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना 5, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। और दूसरा आपका दिया गया है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू कितना 4, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी ध्यान दीजिए, अगर आपको दिक्कत होती है कि कैसे कोफिशिएंट्स को बराबर करते हैं, तो ध्यान दीजिए हम यहाँ पर y का कोफिशिएंट सेम करेंगे। किसका? अगर y का कोफिशिएंट हमको सेम करना है तो ध्यान दीजिए y का कोफिशिएंट आपका दो इक्वेशन में है, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। यहाँ पर ना इनके कोफिशिएंट्स लिख लीजिए। पहले समीकरण में y का कोफिशिएंट है कितना, आप कहेंगे 1, और दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है, आप कहेंगे 3 है। और 1 और 3 का अगर मैं एलसीएम बात करूं कितना होगा, तो आप कहेंगे 3 होगा। अभी ध्यान दीजिए, अगर मुझे 1 को बनाना है 3, तो आप कहेंगे कि 3 से गुणा करना पड़ेगा। और ध्यान दीजिए 3 तो ऑलरेडी 3 है, तो इसको बनाने के लिए आपको जरूरत नहीं किसी संख्या से गुणा करने की। तो कहेंगे क्या कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, क्या कहूंगा कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर। अच्छा, जोड़ क्यों रहा हूं यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूं, जोड़ इसलिए रहा हूं क्योंकि ध्यान दीजिए जब आप समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे तो y का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, और y के कोफिशिएंट सेम हैं लेकिन किस साइन के साथ, अपोजिट साइन के साथ। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जब इक्वेशन अपोजिट साइन के साथ होगा तो समीकरण आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए 1 में 3 से गुणा करिए, तो 3 का गुणा अगर यक्स में करूंगा तो 3x प्लस 3y बराबर 3 पचे 15। और समीकरण 2 को आपको जोड़ना है तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर कितना 4, ठीक है। और जोड़ते समय आप जानते हैं चिन्ह बिल्कुल चेंज नहीं होगा आपका, 3y प्लस का 3y माइनस का कैंसिल आउट होगा, 3 और 2 5x, कितना हो जाएगा 5x। और आप जानते हैं 15 और 4 आपका हो जाएगा कितना 19। तो यक्ष की वैल्यू यहां से आप कह सकते हैं कि यक्ष बराबर जो होगा आपका 19/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19/5। अब इसी यक्ष की वैल्यू 19/5 को आपको क्या करना है, ये आपका रफ काम था, अब इसको मिटा सकते हैं, आपके काम का अब नहीं है ये। यक्स बराबर 19/5 आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए चाहे इक्वेशन सेकंड पे, आपका y निकल जाएगा। तो मैं समीकरण 1 में पुट करूंगा और लिखूंगा क्या कि समीकरण 1 में यक्स बराबर 19/5 रखने पर, चलिए रख दीजिए इन सारी वैल्यूज को। तो यक्स की वैल्यू रखूंगा 19/5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना 5, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 5 प्लस 19/5 का साइड चेंज करेंगे माइनस 19/5। तो y बराबर यहाँ 5/1 लिखा जा सकता है, और 1 और 5 का एलसीएम हो जाएगा आपका 5, 1 पंचे 5, तो 5 पचम 25 माइनस 5 एकन्नम 5, 19 एकन्नम 19। और आप जानते हैं 25 में से 19 घटाएंगे तो 6 बटेगा। यहाँ पर फाइनली आपका जो आंसर होगा वो कितना हो गया 6/5, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी कहा है कि इसी को ना आपको प्रतिस्थापन विधि से भी लगाना है। तो प्रतिस्थापन विधि से लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसी प्रश्न को मैं प्रतिस्थापन विधि से हल करता हूं नेक्स्ट पेज पर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम प्रतिस्थापन विधि की बात करें, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, अभी जो हमने लगाया था ये कौन सी विधि थी आपकी, विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि के लिए हम समीकरण को लिख देते हैं। समीकरण आपका होगा यक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, यक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और दूसरा आपका है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, दूसरा इक्वेशन है आपका 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। ध्यान दीजिए
प्रतिस्थापन विधि याद करिए, मैंने आपको बताया था कि आप किसी वेरिएबल को ना एक साइड पे रख लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 आपका कह क्या रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना, 5। तो y इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस एक्स का साइड चेंज माइनस एक्स, और ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। ध्यान दीजिए, समीकरण 3 को मैंने जनरेट किया है कहां से, समीकरण 1 से, इसलिए समीकरण 3 की वैल्यू पुट करूंगा समीकरण 2 में। तो यहां पर लिखूंगा कि समीकरण 3 का मान मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए पुट कर दीजिए। समीकरण 3 आपका है 2x माइनस 3y, और y की वैल्यू कितना, समीकरण 3 से 5 माइनस एक्स बराबर कितना, 4। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां पर हो जाएगा कितना, 2x माइनस 3 पचे 15, और माइनस 3 का गुणा माइनस एक्स में, प्लस 3x बराबर 4। 3x और 2x 5x, और बराबर 4 माइनस 15 का साइड चेंज प्लस 15, और यहाँ पर हो जाएगा 5x बराबर 15 4 19, यानी आप कह सकते हैं कि यक्स बराबर आपका हो जाएगा कितना, 19/5। ठीक है, यक्स बराबर कितना हो गया, 19/5। अभी समीकरण 3 में आप यक्स बराबर 19/5 रख दीजिए, आपको y पता चल जाएगा। लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, और समीकरण 3 क्या है आपका, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस यक्स, और यक्स हमने अभी अभी निकाला है 19/5, तो y इज इक्वल्स टू 5 पचम 25, 25 में से 19 घटेगा 6/5। तो ये बात क्यों कह रहा है, इसलिए कह रहा है कि जब आपने विलोपन विधि से निकाला, जब आप विलोपन विधि का प्रयोग किए, तब यक्स की वैल्यू आपको मिला कितना, 19/5, और y की वैल्यू कितना मिला, 6/5। अभी आप प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं, यक्स की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू 6/5। तो कहने का मतलब विधियां आपकी अलग अलग हैं, लेकिन जो इनका हल आएगा ना, वो हल जो होगा मेरे भाई, हल इन दोनों का क्या होगा, सेम होगा। इन दोनों का मतलब चाहे दो की बात करें चाहे तीनों की कह दें, सबका सेम ही आना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलते हैं, लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका है कि 3x प्लस 4y माइनस 10, ठीक है, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, और 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पर इनको हमको क्या करना है, विलोपन विधि लगाना है, और विलोपन विधि से इन दोनों समीकरणों का यूज करके हमको x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको पता है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा, और 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया कि y के कोफिशिएंट्स क्या हैं, तो आप कहेंगे एक जगह 4 है, और एक जगह देखिए, एक जगह कितना है, 4 है, और एक जगह कितना है, 2 है। तो 2 कोफिशिएंट है, और 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा, आप कहेंगे 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। तो 4 को 4 बनाने के लिए किसी संख्या से गुणा करने की जरूरत है आपको, तो आप कहेंगे नहीं, वैसे जनरली 1 से कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब 1 से करना होता है तो हम नहीं ही करते हैं। ठीक है, और 2 से अगर हम बात करें, 2 को 4 बनाना है, तो आप कहेंगे 2 से गुणा लगाना पड़ेगा। तो यानी कहने का मतलब जो समीकरण 2 होगा ना, उसमें आप 2 से गुणा करिए। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे कि समीकरण 2 में 2 से गुणा गुणा करके समीकरण 1 को, अब आप बताइए जोड़ूं की घटाऊं, समीकरण 1 को जोड़ूं की घटाऊं, तो आप कहेंगे पॉजिटिव और निगेटिव, अपोजिट साइन है इसलिए आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जोड़ने पर, क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि अपोजिट साइन है, जोड़ने पर। तो समीकरण
2 में हमको 2 से गुणा करना है, 2 में चलिए 2 से गुणा करिए, 2 दूनी 4x और 2 दूनी 4y, 2 दूनी 4 और समीकरण 1 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 कितना है आपका? आप कहेंगे 3x माइनस 3x प्लस 4y प्लस 4y और बराबर कितना? 10। चलिए, -4y प्लस 4y कैंसिल आउट होगा, 4x में 3x जुड़ेगा, 7x बराबर 10 4 14। ठीक है, यहां से हम कह सकते हैं कितना? यहां से हम कह सकते हैं x बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 14/7 और आप जानते हैं 7 दूनी 14, यानी x का जो फाइनल मान निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, x बराबर 2 का मान आप समीकरण 1 या 2 में पुट कर दीजिए। मैं 1 में पुट करूंगा, लिखूंगा x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर चलिए रखिए समीकरण 1 में x की वैल्यू, तो 3x और x की जगह हम कितना रखेंगे बताइए? 2। x की जगह कितना रखूंगा? 2 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, तो 4y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10 और 3 दूनी 6 प्लस 6 का साइड चेन -6, तो 4y बराबर आपका बचेगा 4, तो y इज इक्वल्स टू 4/4 और आप जानते हैं 4 एकन्नम कितना? 4, तो y बराबर आपका हो गया कितना? 1। ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों का यूज करके आपने x और y का मान बता दिया। यही इस समीकरण का क्या होगा? विलोपन विधि से हल होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं और अगला प्रश्न ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3x माइनस 5y 4 बराबर 0 और 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7। ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो समीकरण आपको दिए गए हैं वो ना ax प्लस by माइनस c प्लस c के टर्म में है। इनको आप पहले ax प्लस by प्लस इज इक्वल्स टू c के फॉर्मेट में बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले इनको अरेंज कर लीजिए। 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 को अगर हम लिखें तो 3x माइनस 5y बराबर 4 लिख सकता हूं। आप कहेंगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। और ध्यान दीजिए 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7 को अगर 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7 लिखा जा सकता है। आप कहेंगे बिल्कुल। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप y का गुणांक भी सेम कर सकते हैं यक्ष का, तो यहाँ पर यक्ष का गुणांक सेम करना ज्यादा इजी है। ध्यान दीजिए, यहाँ 9x है, यहाँ 3x है, अगर समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें तो 9x बराबर हो जाएगा। अब आप इतनी देर में समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक बार मैं और लिख देता हूँ। यहाँ पर मुझे किसका गुणांक सेम करना है? यक्ष का। जरूरी नहीं कि आप बार बार ना y का ही करें, जो आपको सुविधा लगे उनको कर लीजिए। तो समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है? आप कहेंगे 3 है। ठीक है, और समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है? 9 है। तो 3 और 9 का एलसीएम कितना होता है बताइए? आप कहेंगे 9। तो 9 को 9 ऑलरेडी है तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है, जबकि 3 को ना आपको 9 बनाना है तो आप कहेंगे 3 से गुणा लगाना पड़ेगा। तो किस इक्वेशन में आप गुणा लगा रहे हैं? आप कहेंगे 1 में। यही बात लिखना है आपको। ठीक है, लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को आप बताइए जोड़ूं कि घटाऊं? जोड़ूं कि घटाऊं? तो आप कहेंगे यक्स का साइन पॉजिटिव और यक्स का साइन पॉजिटिव, सेम साइन हमेशा घटेगा। तो यहाँ क्या घटाने पर क्योंकि सेम साइन है और सेम साइन हमेशा क्या होगा? घटेगा। तो समीकरण 1 में ना आप 3 से गुणा लगाइए। किससे? 3 से। तो 3 तिया 9x और 3 बचे 15y और 3 चौके 12। समीकरण 2 को ना घटाइए तो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। और आप जानते हैं घटाते समय चिन्ह क्या होगा? चेंज होगा। जो पॉजिटिव है वो निगेटिव होगा, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव होगा, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव होगा। 9x में
में आपका 9x कैंसिल होगा और -15y + 2y -13y और इज इक्वल्स टू 12 में से 7 घटेगा, आप कहेंगे 5, और चूंकि 12 बड़ा है इसलिए पॉजिटिव साइन होगा, तो y इज इक्वल्स टू आपका हो गया -5/13। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -5/13। ठीक है, तो y की वैल्यू अपने पास फाइनली मिली कितनी? -5/13। अभी यही y का मान क्या करिए, आप समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, आपको यक्ष का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये विधियां जो मैं लगा रहा हूं ना, ये विलोपन विधि है। ठीक है, देखिए यहाँ से जो आपने कोफिशिएंट सेम किया तो यहाँ पर यक्ष वेरिएबल क्या हुआ? गायब हुआ। ठीक है, यानी यक्ष चर का क्या हुआ है? विलोप हुआ है। ठीक है, और यही कारण है कि इसको विलोपन विधि आप कहते हैं। तो क्या करूंगा कि समीकरण एक से, और समीकरण एक है क्या आपका? समीकरण एक है 3x - 5y, और y की वैल्यू हम कितना रखेंगे? आप कहेंगे -5/13 बराबर कितना? 4। तो 3x बराबर हो जाएगा, माइनस और माइनस का गुणा कितना हो जाएगा? प्लस, और प्लस 25/13 का साइड चेंज हो जाएगा -25/13। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने इसको डायरेक्टली चेंज कर दिया है, माइनस माइनस का गुणा प्लस और प्लस का साइड चेंज -25/13। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3x बराबर 13 चौके 52, 52 माइनस 25/13, और 52 में से 25 घटाएंगे कितना होगा? तो 52 में से 20 घटाएंगे 32, और 32 में से 5 घटाएंगे 27, तो 27/13। और आप जानते हैं यक्ष बराबर हो जाएगा 27/13। ध्यान दीजिए, 3 इधर यक्ष के साथ गुणा कर रहा था, इधर आएगा भाग करेगा, और 3 9 27, यानी यक्ष बराबर आपका हो गया 9/13। ठीक है, तो यक्ष की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई, और जिस विधि से आपने निकाला वो विधि कौन सी थी? विलोपन विधि। ठीक है, चलते हैं, लेते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न अपना है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो दो इक्वेशन आपको यहाँ पर भी दिया है, और आपको विलोपन विधि का यूज करके क्या करना है? समीकरण को हल करना है। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो समीकरण अपने पास कितना है? पहला समीकरण है x/2 माइनस 2y/3, कोई और बराबर कितना? -1। ये अपना समीकरण 1 हुआ। और समीकरण 2 की बात करूं तो अपने पास है x माइनस y/3 इज इक्वल्स टू कितना? 3। ये अपना समीकरण 2 हुआ। ध्यान दीजिए, अगर बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ y का गुणांक कितना? आप कहेंगे 2/3, और यहाँ y का गुणांक कितना? 1/3। ध्यान दीजिए, यहाँ अगर मैं y के गुणांक की बात करूं तो आप कहेंगे 2/3 पहले समीकरण में, और दूसरे समीकरण में अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे 1/3। तो ध्यान दीजिए, 1/3 को अगर मुझे 2/3 करना है तो 2 से गुणा लगाना पड़ेगा, तब तो 2/3 गुणांक बराबर हो जाएंगे। और ध्यान दीजिए, चूंकि सेम साइन के साथ निगेटिव निगेटिव है, इसलिए जब गुणांक बराबर हो जाएंगे तो आपस में इनको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 को जोड़ने पर। ठीक है, क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 को जोड़ने पर। और क्यों जोड़ रहा हूं? क्योंकि दोनों जगह y का जो गुणांक है मेरे भाई वो निगेटिव निगेटिव है, और सेम साइन हमेशा क्या होगा? घटेगा, और अपोजिट साइन हमेशा इक्वेशन में जुड़ेगा। ठीक है, जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे क्यों भाई? सेम साइन है, घटाएंगे ना, घटाने पर। चलिए, तो समीकरण 2 में आप क्या कर रहे हैं? 2 से गुणा लगा रहे हैं, लगाइए 2 से गुणा। तो यहाँ 2x माइनस 2y/3 इज इक्वल्स टू 2 3 6, और एक को क्या करूंगा? एक को आप कह रहे हैं घटाने पर, तो एक क्या है आपके पास?
यक्स बटे 2 माइनस 2y/3 बराबर कितना, -1। ठीक है, और घटाते समय चिन्ह क्या होगा, चेंज होगा। तो ये आपका निगेटिव, पॉजिटिव था निगेटिव हुआ, निगेटिव है पॉजिटिव होगा, निगेटिव है पॉजिटिव होगा। तो ध्यान दीजिए, -2y/3 से +2y/3 आपका कैंसिल आउट होगा। यहाँ पर आपके पास बचा कितना, 2x - x/2। लिख लीजिए 2x - x/2 इज इक्वल्स टू 6 और +1 कितना, 7। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 1 और 2 के एलसीएम की बात करूं तो आप कहेंगे 2, 1 में 2 से भाग करेंगे, 1 दूनी 2 और ये 2 दूनी 4x - x बराबर कितना, 7। तो 4x में 1 x घटेगा कितना, 3x/2 बराबर 7। तो यक्ष बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14/3। तो यक्ष की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी, 14/3। ठीक है, तो यक्ष का जो मान निकल के आया वो कितना हो गया, 14/3। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में यक्ष की वैल्यू पुट कर देंगे, हमको y पता चल जाएगा। तो क्या लिखूंगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 है कितना अपना, आप कहेंगे x/2 यानी 1/2 यक्ष बोल सकता हूं क्या, और यक्ष की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे 14/3 -2y/3 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, और 2 से अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 एक अन्नम 2 और 2 सते 14, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 7/3। ठीक है, 7/3 -1 का साइड चेंज कर दूं तो कितना हो जाएगा, +1 इज इक्वल्स टू -2y/3 का साइड चेंज 2y/3। तो ध्यान दीजिए, 3 से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 एक अन्नम 3 7 10, 10/3 बराबर कितना, 2y/3, और 3 से 3 आपका कैंसिल आउट होगा, 2 पंचे 10, तो y बराबर आपका हो जाएगा कितना, 5। ठीक है, तो यक्ष की वैल्यू आपकी 14/3 और y की वैल्यू मिल गया कितना, 5। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और नेक्स्ट प्रश्न अपना क्या होगा, तो नेक्स्ट प्रश्न अपना दूसरा होगा। कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो। आप जानते हैं कि अस्तित्व कब होगा, अस्तित्व तब होगा जब या तो रेखाएं क्या हों, समपाती हों, या तो रेखाएं क्या हों, समपाती हों, या फिर क्या हों, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, तब ऐसी रेखाएं क्या होगा, तब ऐसी रेखाओं का अस्तित्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कह रहा है कि यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से उनको ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, पहला प्रश्न है आपका, दूसरे में कई पार्ट्स हैं तो पहले पार्ट को यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला पार्ट क्या है, कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं, देखिए कलर यहाँ पर चेंज कर लेता हूं। माना माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश यक्ष तथा हर y है, क्या है, y है। अतः जो भिन्न होगी वो क्या हो जाएगी, भिन्न बराबर होगी आपकी यक्ष बटे y, क्योंकि आप जानते हैं भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहली कंडीशन आपकी दी गई है, फर्स्ट कंडीशन आपको पता है। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, भिन्न के अंश में क्या करें, एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न जो होता है आपका क्या हो जाता है, एक हो जाता है। इसी बात को और आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिए, क्या हो जाएगा,
यक्स प्लस वन को आप यक्स प्लस वन कह दीजिए और y माइनस वन का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए वन में तो हो जाएगा y माइनस वन। कोई दिक्कत? आप कहेंगे नहीं। तो यहां ध्यान दीजिए, यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, यहां पर हम लिख सकते हैं कि यक्स प्लस वन, ध्यान दीजिए यहां पर हम क्या करेंगे, प्लस वाई का साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस वन, ऑलरेडी इधर था, प्लस वन का साइड चेंज करूंगा माइनस वन, यानी मैं लिख सकता हूं यक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस टू। ये आपका बनेगा पहला इक्वेशन। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें तो सेकंड कंडीशन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देख पढ़िए। यहाँ कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें, कहां पर जोड़ने की बात कर रहा है, ध्यान दीजिए हर में, तो यह 1/2 हो जाती है। ठीक है। तो हर क्या है आपके भिन्न का, तो आप कहेंगे यक्स बटे वाई प्लस वन, हर में एक जोड़ दें, उस कंडीशन में कह रहा है कि जो आपकी फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाता है। 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 का गुणा यक्स में करेंगे तो 2x, और y प्लस वन का गुणा वन में तो y प्लस वन, y का साइड चेंज कर लीजिए तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना, 1। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। आपको लगाना क्या है, विलोपन विधि। क्या लगाना है बताइए, विलोपन विधि। अब यहाँ पर आप ये चेक कर लीजिएगा कि इनका अस्तित्व होगा कि नहीं। मैंने आपको बताया है कि जब a1 अपान a2 डज नॉट इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 होगा तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, अस्तित्व होगा। और जब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 बाई c2 होगा, उस कंडीशन में भी आपका क्या होगा, अस्तित्व होगा। ठीक है। उस कंडीशन में भी आपका अस्तित्व होगा रेखा का। ठीक है। चलिए, तो यहां पर समझिएगा, मैं डायरेक्टली विलोपन विधि लगा रहा हूं। तो विलोपन विधि लगाने के लिए आप गुणांक चेक करते हैं, और गुणांक यहाँ पर ध्यान दीजिए, समीकरण 1 में y का गुणांक 1, 2 में भी y का गुणांक 1, समीकरण 1 में जो y का गुणांक है वो भी निगेटिव और 2 में भी y का गुणांक निगेटिव, और सेम साइन रहेगा तो इक्वेशन आपस में क्या होंगे, घटेंगे। ठीक है। तो अगले पेज पर लिख लेता हूं, अगले पेज पर लिख लेता हूं कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। चलिए, तो समीकरण 1 की अगर हम बात करें तो समीकरण 1 आपका क्या है, आप कहेंगे यक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस टू। तो यक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस टू। और समीकरण 2 की अगर बात करें तो समीकरण 2 आपका है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। चेक कर लीजिए, जो लिखा हूं वही है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि घटा रहे हैं और घटाते समय चिन्ह जो होता है वो क्या होगा, चेंज होगा, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव। तो ध्यान दीजिए माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा और 2x में 1x घटेगा तो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 3। यानी यहां से आप कह सकते हैं कि यक्स जो होगा, निगेटिव से निगेटिव कैंसिल करिए, यक्स की वैल्यू बराबर हो जाएगी 3 के। ठीक है। आप लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, यक्स बराबर कितना रखने पर, 3 रखने पर। तो समीकरण 1 आपका है यक्स माइनस वाई बराबर -2। ठीक है। यक्स माइनस वाई बराबर -2, ये भी लिखा है। ठीक है। यक्स की वैल्यू आप कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 ना लग रहा है कि एक में ही हो गया है, तो समझने का प्रयास करिएगा कि क्या लिखा गया है, 3। अब ठीक है। ठीक है। चलिए, -2, तो यक्स की वैल्यू पुट करूंगा कितना, 3, तो 3 माइनस वाई बराबर -2। तो माइनस वाई बराबर आप कहेंगे -2 प्लस 3 का साइड चेंज -3, माइनस वाई इज इक्वल्स टू सेम साइन जुड़ेगा, माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो फाइनली वाई इज इक्वल्स टू मिला कितना, 5। ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं कि दूसरे का पहला पार्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलते हैं, लेते हैं आज का दूसरा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, ठीक है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे समझिएगा। थोड़ा सा कलर ना कुछ चेंज करता हूं मैं, कलर यहाँ पर ले लेते हैं, ये ठीक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। ठीक है, हमने कहा कि जो नूरी है उसकी आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या दिया गया है, पहला कंडीशन दिया गया है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो नूरी की आयु कितनी है, आप कहेंगे x, सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो सोनू के आयु में 3 से गुणा लगा दीजिए। तो आप कह सकते हैं कि x माइनस 3y बराबर कितना, 0। ये आपका पहला इक्वेशन जनरेट हो गया। इसी तरीके से दूसरी शर्त क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। अभी हमने कहा है ये है कौन, नूरी, ठीक है, और ये कौन है, सोनू। ठीक है, नूरी की वर्तमान एज है x साल, सोनू की वर्तमान एज को हमने माना कितना, y साल। कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, यानी आज के 10 साल बाद अगर मैं पूछूं नूरी कितने की हो जाएगी, तो आप कहेंगे x प्लस 10 साल की। बोलिए हाँ कि नहीं। और मैं पूछूं कि 10 साल बाद सोनू कितने की एज क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे क्योंकि वर्तमान में सोनू है कितने साल का, y साल का, तो 10 साल बाद 10 साल बढ़ जाएगा, तो y प्लस 10 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, आप कहेंगे नहीं। कह क्या रहा है, कह रहा है कि आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी 10 साल बाद जो नूरी है ना, वो सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। यही कंडीशन आपसे कहा गया है। बात समझ पाए क्या। तो सेकंड कंडीशन में यही कहा है कि x प्लस 10 जो होगा वो आपका बराबर होगा सोनू की आयु का 2 गुना के बराबर नूरी की आयु होगी। फिर से समझिए, क्या कहा, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो सोनू की आयु 10 वर्ष बाद कितना, तो आप कहेंगे y प्लस 10, इसका 2 गुना 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु के बराबर हो जाएगा। यही बात मैंने लिखा है। ठीक है, चलिए इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई 2y और 2 इंटू 10 20। x को एक साथ y को एक साथ कर लीजिए, तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20 प्लस 10 का साइड चेंज माइनस 10। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस बात को मैं आपको समझाने के लिए लिखा था, ये अभी मैं कर दे रहा हूँ इरेज। ठीक है, चलिए समझिए, यहाँ पर ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 घटा, आप कहेंगे 10। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट होगा कि सेकंड, फर्स्ट तो ऑलरेडी बना लिए हैं, तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, यहाँ पर सेकंड कह देता हूं, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। और एक चीज आप गौर करिए कि समीकरण 1 में यक्स और समीकरण 2 में यक्स का गुणांक क्या है, सेम है और सेम साइन के साथ है। तो समीकरणों को मैं क्या करूंगा, आपस में घटा दूंगा, क्योंकि आप जानते हैं सेम साइन हमेशा घटता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 1 में से
चाहे एक में से दो को घटाइए, चाहे दो में से, कोई इम्पैक्ट आपके आंसर पर नहीं पड़ेगा। समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, तो समीकरण एक की अगर हम बात करें, समीकरण एक अपना है यक्स माइनस 3y बराबर कितना, 0। और समीकरण दो क्या है, यक्स माइनस 2y बराबर कितना, 10। और घटाते समय चिन्ह क्या होगा, चेंज होगा, प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस होगा, प्लस यक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3y प्लस 2y आप कहेंगे माइनस y, और 0 माइनस 10, माइनस 10 माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल्स टू फाइनली आपका बच्चा बना कितना, 10। ठीक है, समीकरण एक में y बराबर 10 रखने पर, ध्यान दीजिएगा, समीकरण एक में y बराबर 10 रखने पर, ठीक है, चलिए रखिए। समीकरण एक आपका क्या है, तो समीकरण एक है यक्स माइनस 3y, और y की वैल्यू हम पुट करेंगे कितना, 10 बराबर कितना, 0। तो यक्स बराबर 3 दहमा 30 माइनस 30 का साइड चेंज प्लस 30। अभी ध्यान दीजिए, आपने कहा क्या था कि नूरी की वर्तमान आयु यक्स वर्ष, यानी नूरी कितने साल की होगी, अतः हम लिख सकते हैं कि अतः नूरी नूरी की वर्तमान आयु x इज इक्वल्स टू 30 वर्ष, 30 को और कायदे से लिख लीजिए, 30 वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु y इज इक्वल्स टू, y का मान कितना आया है, 10 वर्ष होगी। ठीक है, चलिए, अगर आप वेरीफाई करना चाहें क्वेश्चन को तो वो भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए, पहला कंडीशन आपका कहा क्या था, फर्स्ट कंडीशन आपका क्या कहा था, फर्स्ट कंडीशन आपका कहा था कि जो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। भाई यहाँ पर ना ये सवाल मैंने जो पढ़ के लगाया वो 5 वर्ष पूर्व से तो नहीं लगाया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये सवाल आपका इतने पे लगी है, ये लाइन मैंने पढ़ा ही नहीं, तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। मैंने जो पढ़ा है उस बात को मैं केवल वेरीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा 5 वर्ष पूर्व पढ़ा ही नहीं, मैंने कहा नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो बिल्कुल ध्यान दीजिए, नूरी है कितना, आप कहेंगे नूरी है 10, और सोनू कितना है, सोनू है आपका, नूरी 30 है मेरे भाई, नूरी कितना है, 30 है, नूरी 30 है और सोनू कितना है, 10। तो बिल्कुल जो आपने सवाल पढ़ा था कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, बिल्कुल अगर सोनू की आयु में आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नूरी की आयु के बराबर हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात जो नूरी होगी वो 10 साल ज्यादा हो जाएगी, तो 30 10 कितनी हो गई, 40। और अगर 10 साल बाद सोनू की आयु की बात करूं तो 20 साल हो जाएगा, जो कि 2 गुना होगा किसकी आयु का, नूरी की आयु का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, हमने 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु को पढ़ना मिस कर दिया था। तो हम अपना प्रश्न कहाँ के लिए सही है, ध्यान दीजिएगा, जब आपका प्रश्न ना केवल इतना होता कि कितना कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, ये प्रश्न मैंने यहाँ पर पढ़ा, 5 वर्ष पूर्व मैंने नहीं किया है, वो मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि आप होमवर्क में करिएगा इसको, अगर नहीं बनता है तो फिर पूछिएगा, मैं आपको बताने का काम करूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और अपना अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो दो अंकीय संख्या के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि दो अंकीय संख्या हमेशा दहाई और इकाई से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो वेरिएबल्स मान लेते हैं। माना माना दो अंकीय संख्या का दो अंकीय संख्या का दो अंकीय संख्या का दहाई का अंक दहाई का अंक यक्स तथा इकाई का अंक y है। तो संख्या 10 गुना दहाई का अंक यानी 10x प्लस y होगी, ठीक है। 10x प्लस y होगी, क्योंकि आप जानते हैं जो संख्या होता है वो 10 गुना दहाई का अंक प्लस इकाई के अंक के बराबर होती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अगर मैं कहूं कि जो संख्या है, यहाँ पर हल्का सा ना मैं आपके लिए थीम बना देता हूं कि हमने क्या माना है, संख्या माना है यक्ष वाई, ठीक है, जिसमें वाई आपका इकाई का अंक है और दहाई कितना है, यक्ष है। कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और अंक क्या क्या यूज हुआ है, यक्ष और वाई, ठीक है। तो पहला शर्त आपका दिया है, फर्स्ट कंडीशन आपको पता है क्या, पहला कंडीशन पता है कि संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। ये आपका पहला इक्वेशन हुआ। फिर कहा है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी जो संख्या है आपकी ना उसका 9 गुना, और संख्या कितनी है। तो सेकंड शर्त लिख रहा हूं, आप समझिएगा, मैं पूरी बात नहीं लिख रहा हूं आपको, हालांकि समझाऊंगा मैं पूरा। कह रहा है कि संख्या का 9 गुना यानी 10x प्लस वाई, संख्या का 9 गुना कह रहा है संख्या को पलटने से बनी संख्या। अच्छा, संख्या क्या थी आपकी, यक्ष वाई, और आपने पलट दिया तो क्या हो गया, वाई यक्ष हो गया। अगर यहाँ पर मैं संख्या पूछूं तो आप कहेंगे 10 गुना दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, यानी इस संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो जो आपने संख्या को पलटा है वो मिला, नई संख्या आपको क्या प्राप्त हुई है, आप कहेंगे 10y प्लस यक्स, इसके 2 गुने के बराबर है। बात समझ पाए क्या, यानी जो आपकी पुरानी संख्या थी उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। चलिए इसी बात को आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो 10 का गुना 10x का गुना 9 में करूंगा तो आप कहेंगे 90x प्लस 9y बराबर 10 दूनी 20y और प्लस 2x, ठीक है। x को एक साइड कर लीजिए, y को एक साइड कर लीजिए, तो 90x प्लस 2x का साइड चेंज माइनस 2x और प्लस 9y प्लस 20y का साइड चेंज माइनस 20y बराबर 0, बराबर कितना, 0। ध्यान दीजिएगा, 90x में 2x घटाएंगे आपका बनेगा कितना, 88x, और 20y में 9y घटा तो आप कहेंगे 11y बराबर कितना, 0। 11 से दोनों पक्षों में भाग कर सकते हैं या 11 को कॉमन कर लीजिए, आपका बचेगा 11 अट्ठे 88 माइनस 1y बराबर कितना, 0, ठीक है। और 11 से दोनों पक्षों में अब भाग करेंगे तो 8x माइनस वाई बराबर 0। ये आपका बना समीकरण नंबर 2। अगर समीकरण 1 में y का गुणांक देखेंगे तो 1 है और 2 में y का गुणांक कितना है, 1। पहले में पॉजिटिव दूसरे में निगेटिव, अपोजिट साइन हमेशा इक्वेशन क्या होगा, घटेगा। आप लिख दीजिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर कि जोड़ने पर, निगेटिव पॉजिटिव अपोजिट साइन हमेशा जुड़ेगा, तो यहाँ पर आपको जोड़ना है, ठीक है, जोड़ने पर। चलिए जोड़िए, तो आपका पहला इक्वेशन है यक्ष प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9
और दूसरा इक्वेशन है 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। और जब आप इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, हल्का सा स्पेस बन जाएगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, और जब इनको आपस में आप जोड़ेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई आपका 0 हो जाएगा। 8x 1x कितना, 9x बराबर 9 में 0 9। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो 9x बराबर 9 को आप लिख सकते हैं यक्ष बराबर 9/9, यानी यक्ष की वैल्यू कितनी हुई, 1। यक्ष बराबर आपको पता चल गया 1। लिखेंगे समीकरण एक में x इज इक्वल्स टू 1 रखने पर, ये ना है, रखने पर। और ध्यान दीजिए समीकरण एक आपका क्या है, यक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो यक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 में यक्स 1 पुट करिए, 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो वाई इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ यक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 है मेरे भाई। ठीक है, 9, और ये हो जाएगा 9 प्लस 1 का साइड चेंज -1, यानी y इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा कितना, 8। तो यक्ष बराबर मिला 1 और y बराबर मिला 8। अतः अतः अभीष्ट संख्या, तो जो संख्या आपने माना था वो था आपका कितना, आप कहेंगे 10 गुना दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, यानी 10 इंटू 8, 10 इंटू यक्स की वैल्यू 1 और प्लस वाई की वैल्यू 8। 10 एकन्नम 10 एक 18। ठीक है, चलिए वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या जो सवाल मैंने लगाया है वो आपका सही है कि नहीं। ये हालांकि आपको एग्जाम में नहीं करना है, आपके पास समय बचता है तो रफ में आप कर सकते हैं। तो संख्या क्या है, 18। पहला शर्त ये था कि संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 है। तो आप जानते हैं 1 प्लस 8 9 है, पहला कंडीशन आपका फुलफिल होता है। फिर कह रहा है कि जब संख्या का 9 गुना, यानी 18 गुना 9। ठीक है, और कह रहा है कि संख्या को पलटने से बनी प्राप्त संख्या का 1 8 18, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर अंकों को पलट देंगे तो 81, इसके 2 गुने के बराबर होगा। तो आप जानते हैं 18 गुना 9 162 होता है, और 81 दूना भी आपका 162 होता है। तो इस तरीके से आपका सेकंड कंडीशन भी यहाँ पर क्या होता है, फुलफिल होता है। तो इस हिसाब से आप वेरीफाई करके ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो प्रश्न है वो 100% सही है या नहीं। तो चलते हैं, लेते हैं अगला प्रश्न, और इस उम्मीद के साथ कि क्लासेस आपको पसंद आ रही होंगी और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। और इसके बाद का काम आपका ये है कि अपने मिनिमम 5 बेस्ट फ्रेंड्स के पास आपको ये ना वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है और आपस में डिस्कस करना है क्लास के बारे में। ठीक है, जो प्रश्न आपको लगे कि बेहतरीन तरीके से नहीं समझाया गया, उस प्रश्न को आप कमेंट करिए। प्रयास किया जाएगा इस तरफ से कि 100%, देखिए मेरा काम है आपको ना बेहतरीन तरीके से पढ़ाना यार। ठीक है, तो जब तक आपके माइंड पे चीजों को सेट नहीं कर देता हूं तब तक फिर पढ़ाने का कोई विशेष मतलब नहीं है। तो चलता हूँ, लेता हूँ आज का अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा क्या है। अगला प्रश्न है कि मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है, उसने खजांची यानी कैशियर, ठीक है, खजांची से रुपए 50 तथा रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि उसने रुपए 50 और रुपए 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए पहले बेसिक थीम बना लेते हैं कि जो मीना है वो जाती है कहाँ, बैंक में, और बैंक के कैशियर से कहती है कि उसको केवल 50 और 100 रुपए का नोट ही चाहिए। तो एक तो 50 रुपए का नोट उसको चाहिए और दूसरा 100 रुपए का नोट चाहिए। ठीक है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी अगर मान लीजिए कि कैशियर ने कुल उसको नोट दिया है तो उसने क्या किया है, ओवरऑल 25 नोट मीना को
दिया है, ठीक है। अब इस 25 नोट में कुछ तो 50 के होंगे और कुछ 100 के होंगे। बोलिए हाँ कि नहीं। ठीक है, तो बस यही पूरा बेसिक थीम है जो आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है, और लिखने के लिए मैं आपको लिखना बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा। एक बात बिल्कुल गट्स रखिए कि आप ना चीजों को मिलाएंगे तो ये आपके रियल लाइफ से बिल्कुल लिंक करेंगी। और मैथमेटिक्स मैंने आपको बताया कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है भाई। जिस दिन आपको इसमें मजा आ गया ना, जिस दिन आप इसकी लैंग्वेज पकड़ लिए, उस दिन फिर ये आपके साथ बात करने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, माना मीना ने मीना को रुपए 50 के यक्स नोट तथा रुपए 100 के वाई नोट प्राप्त होते हैं, ठीक है। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार ध्यान दीजिएगा कि 50 के कितने नोट यक्स नोट, और 100 के कितने नोट वाई नोट, और ये ओवरऑल मिलके कहता है कि जो कैशियर है उसको कुल 25 नोट देता है, यानी यक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। अच्छा, एक चीज बताइए कि जैसे आपके पास 50 रुपए का एक नोट है तो आपके पास कितना रुपया, आप कहेंगे 50 रुपया। बोलिए हाँ कि नहीं। आपके पास 50 रुपए के दो नोट तो कुल कितना रुपया, आप कहेंगे 100 रुपया। ऐसे ही 50 रुपए के मान लीजिए आपके पास 10 नोट होंगे तो आप कहेंगे 500 रुपया। ऐसे ही मान लीजिए 50 के अगर आपके पास 50 नोट होंगे तो आप कहेंगे 2500। बोलिए हाँ कि नहीं। और ऐसे ही अगर मैं कह दूं 50 के आपके पास यक्स नोट तो आप कहेंगे कुल रुपयों की संख्या 50 यक्स के बराबर होगी। सेम इसी तरीके से, यानी ये तो आपका था फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। अगर सेकंड कंडीशन की मैं बात करूं तो सेकंड कंडीशन आपका कह रहा है कि 50 रुपए के यक्स नोट तो कुल पैसा कितना, 50 यक्स, और प्लस 100 रुपए के वाई नोट तो आपका 100 वाई, और ये ओवरऑल आपका बराबर है किसके, 2000 के। बोलिए हाँ कि नहीं। दोनों टर्म में आप कह सकते हैं कि 50 कॉमन है, तो 50 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा यक्स प्लस 2 वाई, 50 दूना 100। और यहाँ से अगर आप करेंगे तो 50 बाहर निकालेंगे तो 50 गुना 40, 2000, ठीक है। 50 से 50 आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, भाग करेंगे 1 आ जाएगा, तो यक्स प्लस 2 वाई बराबर आपका हो गया कितना, 40। फिर से देख लीजिए, यहाँ पर 5 चौके 20 और 2 जीरो 1 3 जीरो, बिल्कुल बात सही लिखा गया है। यहाँ पर कुछ चीजें एडिशनल हैं जो मैं आपको केवल समझाने के हिसाब से लिखा था, और उसको अब मैं कर रहा हूँ इरेज, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, अगर आपसे मैं पूछूं कि समीकरण 1 में यक्स का गुणांक और वाई 2 में यक्स का गुणांक, आप कहेंगे बिल्कुल सेम है और सेम साइन के साथ है, इसलिए इक्वेशंस को आपस में घटाऊंगा। आप लिखिए, समीकरण 2 में समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, चलिए समीकरण 2 की अगर हम बात करें तो आपका बचेगा यक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 40। और समीकरण 1 आपका क्या है, यक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। और घटाते समय आप जानते हैं चिन्ह क्या होगा, चेंज होगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट होगा, और 2 वाई में से 1 वाई घटेगा, 1 वाई, 40 में से 20 घटेगा 20, और 20 में से 5 घटेगा 15, यानी y की वैल्यू निकल के आई कितना, 15। y बराबर 15 का मान समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। y बराबर 15 का मान आप कहां पर पुट करेंगे, समीकरण 1 में। y इज इक्वल्स टू 15 का मान समीकरण 1 में समीकरण 1 में रखने पर, चलिए यहां पर हो जाएगा कितना,
यक्स प्लस वाई, और वाई की वैल्यू हम रखेंगे कितना, 15 बराबर 25। तो आपका हो जाएगा कितना, आगे देख लूं अगले वाले पेज पर, तो आपका हो जाएगा यक्स बराबर 25 और प्लस 15 का साइड चेंज -15, यानी यक्स बराबर कितना, 10। ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने माना क्या था कि ₹50 के यक्स नोट, और यक्स नोट मतलब 10 नोट। अतः हम लिखेंगे, अतः खजांची ने मीना को ₹50 के 10 तथा ₹100 के वाई नोट दिया था, और वाई की वैल्यू आया है 15 नोट दिए। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आप चाहें इसको वेरीफाई करना, अगर आप चाहें कि इस प्रश्न को आप वेरीफाई करें, तो ध्यान दीजिए, 15 नोट मिले हैं किसके, 100 के, और 10 नोट मिले हैं 50 के, तो कुल आपका बनता है 25 नोट। पहला कंडीशन आपका फुलफिल होता है। 10 रुपए के 50 नोट मतलब कुल 500 रुपए, और 15 रुपए के 100 नोट मतलब कुल 1500, और 1500 500 ओवरऑल 2000 रुपए निकालने के लिए गई थी कौन, मीना। यानी आपका सेकंड कंडीशन भी यहाँ पर क्या होता है, फुलफिल होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका क्या होगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई, कह रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए ₹21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेहतरीन प्रश्न है, और इन तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समझते हैं कैसे लगाएंगे इसको। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लिखेंगे माना पुस्तकालय द्वारा पुस्तक का नियत किराया यक्स, या ऐसा लिख लीजिए, प्रत्येक प्रथम 3 दिन का। ठीक है, पुस्तकालय द्वारा पुस्तक का प्रथम 3 दिन का नियत किराया बराबर ₹X, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर ₹Y है। ठीक है, रुपए क्या है, Y है। प्रथम शर्त की अगर हम बात करें, प्रथम शर्त से, तो प्रथम शर्त प्रथम शर्त क्या कह रहा है, प्रश्न पढ़िए आप। प्रथम शर्त कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए। अच्छा चलिए, 7 दिन के लिए अगर आप पुस्तक लेके आते हैं, तो 3 दिन का तो आपका एक फिक्स रेट है, आपने कहा है वो फिक्स रेट कितना है, Y। लेकिन आपने क्या किया है, 4 दिन इस पुस्तक को ना अतिरिक्त रखा है, और एक अतिरिक्त दिन का आप Y रुपए पेमेंट करते हैं, तो 4 अतिरिक्त दिन का कितना पेमेंट करेंगे, 4Y। ठीक है,
बात समझ पाए क्या कहना चाहता हूँ? बात फिर से समझिए। सरिता ने कितने दिन के लिए बुक ला के रखा है? तो आप कहेंगे 7 दिन के लिए। फिर से समझिए। और 7 दिन में 3 दिन का तो फिक्स रेट है कि आपको यक्स रुपए पुस्तकालय को पेमेंट करनी ही करनी है। अगर उसके अतिरिक्त दिन आप पुस्तक को रखते हैं तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का आपको वाई रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। और आपने एक्स्ट्रा कितना दिन रखा है? 4 दिन। तो 4 के हिसाब से 4 वाई रुपए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। यानी आप लिख सकते हैं कि यक्स प्लस 4y इज इक्वल्स टू कितना? और सरिता देती कितना है? 27 रुपीज। तो 27, ये आपका बना इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही सेकंड कंडीशन आपकी क्या कह रही है, सुनिएगा। सेकंड कंडीशन कह रहा है कि एक लड़की है सूची। इसको मैं थोड़ा सा ना ऊपर लेके चलता हूं। यहाँ पर सूची की बात कर लेते हैं। किसकी? सूची। एक और है विद्यार्थी सुशी। और कह रहा है कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन के लिए लाया। 5 दिन के लिए तो पहले 3 दिन का तो आप पुस्तकालय को नियत भाड़ा पेमेंट करेंगे, नियत किराया देंगे पुस्तक का। और एक्स्ट्रा कितना दिन रख रही है सुशी? 2 दिन। तो 1 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज है आपका वाई। तो 2 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज कितना हो जाएगा? 2 वाई। यानी सुशी के द्वारा जो पुस्तकालय को देय पेमेंट होगा वो आपका हो जाएगा यक्स प्लस 2 वाई। और कह रहा है कि ये यक्स प्लस 2 वाई 21 के बराबर है, क्योंकि वो पुस्तकालय को 21 रुपए पेमेंट करती है। ये आपका बन जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है। और ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर आप गौर से देखेंगे तो आप कहेंगे वेरिएबल यक्स का कोफिशिएंट सेम है और सेम साइन के साथ है, इसलिए आप समीकरणों को आपस में घटाएंगे। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? समीकरण एक में से समीकरण एक में से समीकरण दो को समीकरण 2 को घटाने पर चलिए घटा दीजिए। समीकरण 1 की अगर हम बात करें तो समीकरण 1 आपका है यक्स प्लस 4 वाई बराबर 27। और समीकरण 2 आपका है यक्स प्लस 2 वाई बराबर 21। ठीक है। चलिए घटाते समय चिन्ह आपका चेंज होगा, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट। 4 वाई में 2 वाई आपका घटेगा, आप कहेंगे 2 वाई बराबर 27 में से 21 घटेगा। तो आप कहेंगे 21 6 27, यानी 2 वाई की वैल्यू आ गई 6 के बराबर। तो आप कह सकते हैं कि जो y होगा वो बराबर होगा 6/2, यानी y की वैल्यू होगी 3 के बराबर। क्यों? क्योंकि 2 तिया 6 होता है। अब y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर चलिए समीकरण 1 में y बराबर 3 रखिए। तो समीकरण 1 आपका कितना है? आप कहेंगे यक्स प्लस 4 वाई इज इक्वल्स टू 27। एक बार लिख लीजिए, यक्स प्लस 4 वाई इज इक्वल्स टू 27। तो यक्स प्लस वाई की जगह 3 रखेंगे, 4 गुना 3 बराबर 27। यानी यक्स बराबर हो जाएगा 27 प्लस 12 का साइड चेंज माइनस 12, यानी यक्स बराबर आपका हो गया कितना? 15। ठीक है। तो आपसे पूछा क्या था? आपसे पूछा था कि पुस्तकालय का नियत किराया कितना है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो नियत किराया आपने माना है कितना? यक्स रुपए। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना माना है? वाई रुपए। अतः लिखेंगे, अतः अतः पुस्तकालय का पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का प्रथम 3 दिन का नियत किराया रुपए एक्स बराबर 15 तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया
किराया रुपए y बराबर हो जाएगा 3 है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं, लेते हैं आज का अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न आपका क्या होगा? तो यहीं पर आपकी एक्सरसाइज आज की होती है समाप्त। उम्मीद करते हैं कि सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो कल की क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नए विधि के साथ, जो कि आपका होगा वज्र गुणनखंड विधि। और उम्मीद करते हैं कि आपको बस जो लास्ट विधि बची है वो भी आपको कायदे से समझा दिया जाए। और आप एक चीज बिल्कुल नोट करके रख लीजिए, चाहे आपका प्रतिस्थापन विधि हो, क्या हो, प्रतिस्थापन विधि या फिर विलोपन विधि, और या फिर जो कल की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि। इन विधियों से रिलेट करके आपसे जो प्रश्न बनेगा ना, वो आपके एग्जाम में 4 नंबर का प्रश्न बनेगा। और अभी हाल ही में मैं आपको अब प्रैक्टिस सेट हल करवाने वाला हूँ, और ये प्रैक्टिस सेट ना आपके बहुत काम का होगा। तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ और क्लास को ऐसे ही इंजॉय करते रहिए। तो कल की क्लास में फिर मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई को जोरदार तरीके से करते रहिए। और एग्जाम के प्रति बिल्कुल अभी से सजग हो जाइए, अवेयर हो जाइए। कारण क्या कि नवंबर महीना लग चुका है। अब आने वाले जो नेक्स्ट मंथ होंगे वो भाई आपके लिए क्रिटिकल होंगे। और ये ऐसा महीना है नवंबर का कि जिसपे ना तो आपको बहुत ठंडी लगनी है और ना ही बहुत गर्मी फील करेंगे आप। ठीक है, तो पढ़ाई के लिए सबसे उपयुक्त समय है। इसके लिए बिल्कुल आप अवेयर हो जाइए और इस समय को आप सदुपयोग करिए इस समय का। ठीक है, तो बस इन्हीं सारी कामनाओं के साथ कि आप अपने एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएं और बेहतर मार्क्स अचीव करें। ठीक है, तो बस इन्हीं सारी बातों के साथ आज की क्लास को करता हूँ समाप्त। कल की क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।